नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। ये हमारी भारत का इतिहास श्रृंखला का 48वां भाग है। जी हाँ, और आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण काल गुप्त साम्राज्य के अंदर झांकने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी व्यवस्थाएं थीं जिन्होंने लगभग 320 से 550 ईस्वी तक उन्हें टिकाए रखा। बिल्कुल, आज फोकस रहेगा गुप्त प्रशासन, उनकी राजस्व प्रणाली और हाँ, न्याय व्यवस्था पर। और जैसा आपने कहा, ये चर्चा खास तौर पर सरकारी परीक्षाएं आप जानते ही हैं, यूपीएससी, राज्य पीएससी, पीसीएस, एसएससी, इन सब की तैयारी करने वालों के लिए है। हाँ, मतलब हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से चलेंगे। तथ्यात्मक जानकारी तो होगी ही, साथ में थोड़ा विश्लेषण भी, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सही। हमारे पास जो नोट्स हैं वो भी इसी परीक्षा केंद्रित नजरिए से ही तैयार किए गए हैं। अक्सर ये सवाल आता है एक्सपर्ट कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। देखिए, स्वर्ण युग सिर्फ सोने चांदी से नहीं बनता, इसके पीछे एक मजबूत ढांचा होता है। आज हम यही देखेंगे कि उनकी प्रशासन, राजस्व और न्याय व्यवस्था ने इस स्वर्ण युग की नींव कैसे रखी है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रशासन। गुप्त प्रशासन कैसा था? क्या मौर्यों जैसा एकदम सेंट्रलाइज्ड, मतलब ऊपर से नियंत्रण, या कुछ अलग था? देखिए, ये मौर्य जैसा पूरी तरह सेंट्रलाइज नहीं था। हाँ, केंद्रीय सत्ता मजबूत थी। राजा, जिन्हें महाराजाधिराज जैसी उपाधियां मिली, वो सर्वोच्च थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बड़े नाम। नीति बनाना, सेना का नेतृत्व और न्याय का अंतिम फैसला सब राजा के हाथ में। जी, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य एक व्यक्ति नहीं चला सकता है ना। तो राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। ये मंत्री राजा को सलाह देते थे, अलग अलग विभागों को देखते थे। अच्छा, तो एक तरह की कैबिनेट। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय राजा का होता था, पर इन मंत्रियों की सलाह खासकर रोजमर्रा के शासन में काफी मायने रखती थी। अब आते हैं उन खास अधिकारियों पर जिनके नाम परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मंत्री या मुख्यमंत्री, इनका क्या रोल था, कितने महत्वपूर्ण थे ये? मंत्री को आप राजा का दाहिना हाथ समझ सकते हैं। वो मुख्य सलाहकार थे, नीतियों को लागू करवाने में मदद करते थे और एक तरह से पूरी प्रशासनिक मशीनरी के कोऑर्डिनेटर थे। शासन की धुरी थे कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेनापति। नाम से तो स्पष्ट है, सेना प्रमुख। लेकिन क्या काम सिर्फ लड़ाई तक ही था? नहीं नहीं, सेनापति यानी प्रधान सेनापति, काम बहुत बड़ा था। सेना का संगठन, नेतृत्व, सैन्य अभियानों की योजना बनाना, उन्हें चलाना, ये सब तो था ही। साथ ही बाहरी खतरों से, जैसे हूणों के आक्रमण हुए उस समय, उनसे साम्राज्य की रक्षा करना भी इनकी अहम जिम्मेदारी थी। बड़ा शक्तिशाली पद था ये। और गुप्तों का साम्राज्य तो काफी फैला हुआ था। बाहरी राज्यों से संबंध, संधियां, युद्ध, इसके लिए भी कोई खास अधिकारी होता होगा। बिल्कुल, यहीं पर भूमिका आती है संधि विग्रहिक की। ये नाम याद रखना जरूरी है। ये थे शांति और युद्ध के मंत्री। विदेश संबंध, दूसरे राजाओं से संधियां करना या जरूरत पड़ने पर युद्ध की रणनीति तय करना, ये सब इनके जिम्मे था। ये दिखाता है कि गुप्त शासक कूटनीति को कितना महत्व देते थे। और धर्म का, उस युग में तो धर्म का बहुत प्रभाव था। जी हाँ, उसके लिए पुरोहित थे, मुख्य पुजारी। शाही यज्ञ, अनुष्ठान करवाना और ऐसे मामलों में सलाह देना जहां धर्मशास्त्र या ब्राह्मणवादी परंपराओं का सवाल हो, यह भी एक महत्वपूर्ण पद था। और न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन था? कोई मुख्य न्यायाधीश जैसा? हाँ, वो थे महादंड नायक। ये मुख्य न्यायाधीश थे जो केंद्रीय स्तर पर न्याय प्रणाली की देखरेख करते थे। कानूनों का पालन करवाना, निचली अदालतों के साथ तालमेल रखना और राजा को न्यायिक सलाह देना, ये सुनिश्चित करते थे कि न्याय व्यवस्था ठीक से चले। ये तो हो गई केंद्र की बात। लेकिन जाहिर है, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ राजधानी से नहीं चल सकता था। प्रांतों और जमीनी स्तर पर क्या इंतजाम था? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। साम्राज्य को बड़े प्रशासनिक हिस्सों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। आजकल के प्रांत या स्टेट समझ लीजिए। और इन भुक्तियों का प्रमुख कौन होता था? हर भुक्ति का प्रमुख होता था ऊपर एक। इनकी नियुक्ति सीधे राजा करते थे। आप इन्हें गवर्नर जैसा मान सकते हैं। इनका काम क्या था? इनका काम था अपने प्रांत में राजस्व वसूलना और कानून व्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। ठीक है। और भुक्ति के नीचे प्रशासन की और परतें भी होंगी? हाँ बिल्कुल। भुक्तियों को फिर जिलों में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था, और इनका मुखिया होता था विषयपति।
आज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जैसे। अच्छा, विषयपति। तो इनका काम? विषयपति का काम था अपने जिले का प्रशासन देखना, टैक्स वसूली में मदद करना और अपने ऊपर आरिक यानी गवर्नर को रिपोर्ट करना। स्थानीय प्रशासन की ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे। और सबसे नीचे गांव के स्तर पर? सबसे छोटी इकाई थी ग्राम यानी गांव, और गांव का मुखिया होता था ग्रामिक या कहीं कहीं ग्राम अध्यक्ष भी कहते हैं। ग्रामिक का क्या काम था? ग्रामिक गांव के रोजमर्रा के मामले देखता था। छोटे मोटे झगड़े सुलझाना, भू राजस्व इकट्ठा करने में अधिकारियों की मदद करना और गांव के रिकॉर्ड रखना। एक तरह से स्थानीय स्वशासन की झलक मिलती है यहाँ। इस पूरे मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ और भी अधिकारी रहे होंगे जिनकी भूमिका अहम हो, जैसे रिकॉर्ड वगैरह रखने वाले। हाँ बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण वर्ग था कायस्थों का। ये लेखक या क्लर्क का काम करते थे। इनका महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि गुप्तकाल में भूमि अनुदान, खासकर ब्राह्मणों को दी जाने वाली अग्रहार भूमि और दूसरे प्रशासनिक आदेशों का लिखित रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी हो गया था। ये कायस्थ ही सारा लेखा जोखा रखते थे। और शाही आदेश दूर दराज के इलाकों तक कैसे पहुंचते थे? उसके लिए दूतक होते थे, मतलब संदेशवाहक या मैसेंजर। ये शाही फरमानों को तेजी से प्रांतों और जिलों तक ले जाते थे। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था। एक और नाम अक्सर आता है, शॉलकिक। इनका क्या काम था? ये प्रशासन से कैसे जुड़े थे? शॉलकिक ये सीमा शुल्क अधिकारी थे, मतलब कस्टम ऑफिसर। जो व्यापार के रास्ते थे, बंदरगाह थे, जैसे गुजरात में भड़ोच, वहां आने जाने वाले माल पर टैक्स, जिसे शुल्क कहते थे, वो वसूलते थे। तो इनका सीधा ताल्लुक तो राजस्व से था, पर ये प्रशासन का भी हिस्सा थे क्योंकि व्यापार को नियंत्रित करते थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था दिखती है जहां केंद्र में राजा और मंत्री हैं, फिर प्रांतों में उपरिक, जिलों में विषयपति और गांव में ग्रामिक, और इन सबको मदद करने के लिए कायस्थ, दूतक जैसे और भी लोग। जी हाँ, एक सोपानिक मतलब हायरार्किकल, लेकिन साथ ही कुछ हद तक लचीली व्यवस्था थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को संभालने में मदद की। चलिए, अब प्रशासन के बाद बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे ढांचे को चलाती थी, पैसा यानी राजस्व प्रणाली। गुप्त साम्राज्य, सेना, वो भव्य मंदिर, कला, साहित्य जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, इन सब के लिए धन कहाँ से आता था? ये वाकई दिलचस्प है। निश्चित रूप से बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई साम्राज्य टिक नहीं सकता। गुप्तों की आय का सबसे बड़ा स्रोत था भू राजस्व, जमीन से मिलने वाला टैक्स। इसे भाग कहा जाता था। ये नाम याद रखना जरूरी है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। भाग? ये कितना होता था? क्या सबके लिए बराबर? नहीं, ये फिक्स नहीं था। आमतौर पर यह कुल उपज का 16 से लेकर 14 हिस्सा तक होता था। दर इस बात पर निर्भर करती थी कि जमीन कितनी उपजाऊ है, सिंचाई की सुविधा है या नहीं। यह अच्छी बात थी कि यह उपज पर आधारित था, एक तय रकम नहीं। इससे किसानों पर शायद ज्यादा बोझ नहीं पड़ता होगा। हाँ, यही सोच रही होगी। इससे व्यवस्था टिकाऊ बनी रही। अब यह तय कौन करता था कि किस खेत से कितना भाग लेना है? इसके लिए भी अधिकारी थे। हाँ, कौन थे वो? सेनापति नाम के अधिकारी का उल्लेख मिलता है। ये राजस्व अधिकारी थे जो जमीन की पैमाइश करते थे, उसकी उत्पादकता का अंदाजा लगाते थे और फिर टैक्स तय करते थे। इनका काम बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि गलत टैक्स निर्धारण से असंतोष फैल सकता था। और गांव में इसे इकट्ठा कौन करता था? गांव के स्तर पर ग्रामिक यानी ग्राम प्रधान की इसमें अहम भूमिका होती थी। वो किसानों से टैक्स जमा करने में मदद करते थे और फिर उसे ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाते थे। वो स्थानीय कड़ी थे। क्या सारी जमीन पर टैक्स लगता था या कुछ जमीनें टैक्स फ्री भी थीं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सारी जमीन पर टैक्स नहीं था। ब्राह्मणों को, मंदिरों को, मठों को दान में दी गई जमीन, जिसे अग्रहार कहते थे, वो अक्सर टैक्स फ्री होती थी। इसके प्रमाण हमें ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, जैसे दामोदरपुर ताम्रपत्र। अच्छा, अग्रहार मतलब धार्मिक या दान की भूमि कर मुक्त थी। जी, इससे राज्य को पुण्य मिलता था, सामाजिक समर्थन भी, लेकिन राजस्व का एक हिस्सा जरूर जाता था। ये उनकी सामाजिक धार्मिक नीति का हिस्सा था। भू राजस्व तो हो गया मुख्य स्रोत। इसके अलावा आय के और कौन से बड़े स्रोत थे? आपने शुल्क का जिक्र किया था व्यापार के संदर्भ में। हाँ, व्यापार और वाणिज्य पर लगने वाले कर भी आय का एक बड़ा जरिया थे। शुल्किक अधिकारी जो थे वो बड़े व्यापार मार्गों पर, बंदरगाहों पर बाहर से आने वाले या बाहर जाने वाले माल पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी वसूलते थे। सोचिए, उस समय सिल्क रूट से व्यापार होता था, रोम से, दक्षिण पूर्व एशिया से समुद्री व्यापार। इससे काफी राजस्व आता होगा। और देश के अंदर व्यापार पर? उस पर भी टैक्स था। एक शहर से दूसरे शहर या एक इलाके से दूसरे इलाके माल ले जाने पर
चुंगी या ट्रांजिट ड्यूटी लगती थी। इसे स्थानीय अधिकारी अपनी चौकियों पर वसूलते थे। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत मतलब गुजरात और मालवा के इलाके जीते तो पश्चिमी बंदरगाहों तक सीधी पहुंच हो गई। इससे समुद्री व्यापार और उससे होने वाला राजस्व और भी बढ़ गया। इनके अलावा भी कुछ और तरीके थे कमाई के? हाँ, कई और भी थे, जैसे न्याय व्यवस्था से मिलने वाले जुर्माने। कोई अपराध करता था या दीवानी मामले में हारता था तो उस पर जुर्माना लगता था, वो पैसा भी खजाने में जाता था। अच्छा, यानी कोर्ट फाइन भी एक सोर्स था। हाँ, कुछ हद तक। फिर जो सामंत राजा के अधीन होते थे वो राजा को नियमित रूप से श्रद्धांजलि या नजराना भेजते थे। ये कैश में भी हो सकता था, कीमती तोहफे भी हो सकते थे, या जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद भी। समुद्रगुप्त के समय ये बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन यही सामंत बाद में समस्या भी बने। बिल्कुल, यही सामंतवाद आगे चलकर केंद्रीय सत्ता के लिए चुनौती बन गया। वो ताकतवर होते गए और राजस्व अपने पास रखने लगे। खैर, एक और स्रोत था राजकीय भूमि, मतलब राजा की अपनी जमीन। इस पर जो खेती होती थी उसकी आय सीधे राजकोष में जाती थी। तो अगर हम राजस्व अधिकारियों को फिर से याद करें परीक्षा के लिए, सेनापति भू राजस्व का निर्धारण, शौल्किक व्यापार और सीमा शुल्क, ग्रामिक गांवों में संग्रह में मदद, विषयपति जिला स्तर पर देखरेख और उपरिक प्रांत स्तर पर देखरेख। एकदम सही। और ये पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित थी। जमीन नापने की इकाइयां थीं, जैसे द्रोणवाप, आढ़वाप। इनका जिक्र अभिलेखों में है। इससे टैक्स लगाने में आसानी होती थी। और इन सब का रिकॉर्ड रखने का काम कायस्थों का था। वो भूमि अनुदान, टैक्स कितना लगा, कितना मिला, सबका हिसाब रखते थे। ताम्रपत्रों, शिलालेखों पर ये सब दर्ज होता था। टैक्स वसूली आमतौर पर फसल कटने के बाद होती थी, या तो अनाज के रूप में या फिर नकद। और अगर कोई टैक्स ना दे तो जुर्माना लगता था, या फिर जमीन भी जब्त हो सकती थी। इसे स्थानीय अधिकारी न्यायिक देखरेख में लागू करते थे। प्रशासन हो गया, राजस्व हो गया। अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, गुप्त न्याय व्यवस्था। इतना बड़ा साम्राज्य था, अलग अलग तरह के लोग थे। कानून व्यवस्था कैसे बनी रहती थी, न्याय कैसे मिलता था? यहां भी हमें एक संगठित ढांचा देखने को मिलता है। देखिए, न्याय का सबसे ऊंचा स्रोत तो राजा ही थे, अपील की आखिरी अदालत। और उनके फैसले किस आधार पर होते थे? मुख्यतः था धर्मशास्त्रों पर, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इनमें व्यक्ति के धर्म यानी कर्तव्य और वर्ण व्यवस्था पर बहुत जोर था। इसका मतलब कानून सबके लिए एक जैसा नहीं था, वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर भी निर्भर करता था। हाँ, काफी हद तक। धर्मशास्त्रों में अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्य और दंड विधान थे। खैर, राजा के नीचे राजधानी में शाही अदालतें होती थीं, जहां बड़े और महत्वपूर्ण मामले सुने जाते थे। और राजधानी से दूर जिलों में जिला अदालतें होती थीं। इन्हें विषय न्यायालय कह सकते हैं। और इनकी अध्यक्षता कौन करता था? वही विषयपति, जो जिले का प्रशासनिक मुखिया भी था। वो स्थानीय झगड़े, जमीन जायदाद के मसले, छोटे मोटे अपराधों की सुनवाई करते थे। और गांव में क्या वहां भी कोर्ट थे? गांव में फॉर्मल कोर्ट नहीं थे, वहां ग्राम परिषदें होती थीं। गांव का मुखिया, ग्रामिक और गांव के बड़े बूढ़े सम्मानित लोग मिलकर छोटे मोटे झगड़े, परिवार के मसले, समुदाय की बातें, इनको आपस में बातचीत से, सुलह समझौते से निपटा देते थे। ये जमीनी स्तर पर न्याय का एक तरीका था। मुकदमों को कैसे बांटा जाता था, जैसे आज सिविल और क्रिमिनल होते हैं? हाँ, मोटे तौर पर ऐसा ही था। दीवानी मामले, जिनमें जमीन, संपत्ति, शादी, उधार वगैरह आते थे। और आपराधिक मामले, जैसे चोरी, डकैती, मारपीट, हत्या वगैरह। और सजा कैसी होती थी? क्या बहुत कठोर थी? सजा अपराध कितना गंभीर है और अपराधी किस सामाजिक वर्ग, वर्ण का है, इस पर निर्भर करती थी। धर्मशास्त्रों में इसका पूरा ब्यौरा है। सजा में जुर्माना हो सकता था, समाज के सामने अपमानित किया जा सकता था, अंग भंग भी होता था और मृत्युदंड भी था। लेकिन हाँ, फायान जैसे जो चीनी यात्री आए, उन्होंने लिखा है कि गुप्त काल में दंड विधान अपेक्षाकृत नरम था, खासकर मृत्युदंड कम दिया जाता था। अच्छा, तो अब उन न्यायिक अधिकारियों पर फिर से फोकस करते हैं जो परीक्षा के लिए खास हैं। महादंड नायक का जिक्र तो हमने पहले किया था। जी, महादंड नायक, मुख्य न्यायाधीश, पूरी न्याय व्यवस्था के प्रमुख, राजा के सलाहकार, और ये कोशिश करते थे कि पूरे साम्राज्य में कानून की व्याख्या एक जैसी हो। और जिले और गांव के स्तर पर? जिले में विषयपति ही मुख्य न्यायिक अधिकारी थे। वो जिला अदालतों के प्रमुख थे, कानून की व्याख्या करते थे, फैसले सुनाते थे। गांव में ग्रामिक एक तरह से स्थानीय जज का काम करते थे।
झगड़ों में मध्यस्थता करते थे। इनके अलावा दंड नायक जैसे छोटे न्यायाधीश भी थे जो बड़ी अदालतों की मदद करते थे और छोटे मामले देखते थे। तो हमने प्रशासन, राजस्व और न्याय तीनों को समझा, पर क्या ये व्यवस्थाएं पूरे गुप्त काल में मतलब शुरू से आखिर तक एक जैसी ही रहीं या इनमें वक्त के साथ बदलाव भी आए? समुद्रगुप्त का समय, तब प्रशासन ज्यादा केंद्रीकृत था, सेना पर ज्यादा जोर था, न्याय व्यवस्था का फोकस सत्ता को मजबूत करने पर था। और फिर जब साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम का समय, हाँ, उस स्वर्ण युग में यह व्यवस्थाएं और ज्यादा विकसित और व्यवस्थित हो गई। राजस्व प्रणाली बहुत कुशल हो गई, जिससे पैसा आया और कला, साहित्य, विज्ञान सबका विकास हुआ। न्याय प्रणाली भी ज्यादा परिष्कृत हुई। लेकिन फिर पतन का दौर भी आया। बिल्कुल। स्कंदगुप्त के बाद जब साम्राज्य कमजोर होने लगा तो इन व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा सामंतवाद। जो स्थानीय सामंत थे वो ज्यादा ताकतवर हो गए। उन्होंने अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। हाँ, उन्होंने अपने अपने इलाकों में सत्ता और राजस्व पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे केंद्र की ताकत और खजाना दोनों कमजोर हो गए। और बाहरी आक्रमण, हूणों के आक्रमण का क्या असर हुआ? हूणों के आक्रमणों ने तो कमर तोड़ दी। उनसे लड़ने में बहुत संसाधन लगे, व्यापार के रास्ते असुरक्षित हो गए, खेती पर असर पड़ा। इससे राजस्व और कम हो गया, प्रशासनिक ढांचा ढीला पड़ गया, न्याय व्यवस्था भी उतनी कारगर नहीं रही। और हाँ, कुछ अभिलेखों से भ्रष्टाचार के भी संकेत मिलते हैं कि स्थानीय अधिकारी शायद गड़बड़ करने लगे थे। तो अगर हम इन तीनों प्रणालियों, प्रशासन, राजस्व और न्याय के महत्व को समेटें तो क्या कहेंगे? बड़ी तस्वीर में ये कैसे फिट होते हैं? देखिए, गुप्त साम्राज्य की महानता सिर्फ लड़ाइयों में नहीं थी, बल्कि इन व्यवस्थित सिस्टम्स में थी। एक कुशल प्रशासन ने इतने बड़े साम्राज्य को जोड़े रखा। एक मजबूत राजस्व प्रणाली ने न सिर्फ सेना और स्थिरता दी, बल्कि उस स्वर्ण युग के सांस्कृतिक कामों के लिए पैसा भी दिया। और न्यायपालिका ने समाज में व्यवस्था बनाए रखी और कानूनों को जारी रखा, जिसका असर बाद के राज्यों पर भी पड़ा। और हमें ये सब पता कैसे चलता है? क्या सबूत है? इसके बहुत से सबूत हैं। उस समय के शिलालेख हैं, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, दामोदरपुर जैसे ताम्रपत्र हैं जिनमें भूमि अनुदान का जिक्र है। सिक्कों से अर्थव्यवस्था का पता चलता है। और फिर फाहियान जैसे विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपने विवरणों में यहाँ के अच्छे शासन और खुशहाली की तारीफ की है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये कि गुप्त साम्राज्य की इमारत प्रशासन, राजस्व और न्याय के इन तीन मजबूत खंभों पर खड़ी थी। ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे और इनकी कुशलता ने ही वो स्थिरता और समृद्धि दी जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। और हाँ, परीक्षाओं के लिए इन तीनों व्यवस्थाओं की बनावट, ये कैसे काम करती थीं, और खासकर जो प्रमुख अधिकारी थे, मंत्री, सेनापति, संधि विग्राहक, महादंडनायक, उपरिक, विषयपति, ग्रामिक, स्तेनापति, शौल्किक, कायस्थ, इनके नाम और काम समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने देखा कि गुप्त व्यवस्था में केंद्र के नियंत्रण और स्थानीय स्वायत्ता के बीच एक संतुलन था। क्या आज की हमारी शासन व्यवस्थाएं इस संतुलन से कुछ सीख सकती हैं? या फिर ये सोचिए कि धर्मशास्त्रों पर आधारित न्याय प्रणाली में समाज का जो ऊंच नीच का ढांचा था, वर्ण व्यवस्था, उसने अलग अलग समुदायों के लिए न्याय के अनुभव को जमीनी हकीकत में कैसे प्रभावित किया होगा? सोचने वाली बात है। बहुत दिलचस्प सवाल, सोचने पर मजबूर करता है। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य की इन अहम व्यवस्थाओं पर हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको एक साफ और विश्लेषणात्मक समझ मिली होगी जो आपकी परीक्षा की तैयारी में काम आएगी। अगली कड़ी में हम भारत के इतिहास की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, याद रखिएगा कि ये हमारी भारत का इतिहास श्रृंखला का एक हिस्सा है। अगर आप पूरे भारतीय इतिहास को शुरू से एक क्रम में समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, वहां आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी, जानकारी उपयोगी लगी, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और आपके जो भी विचार हैं या सवाल हैं वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।